दोस्तों नमस्कार। इस समय मीडिया में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया, जिससे मीडिया में दल बदल कानून बहुत तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राघव चड्ढा की सत्ता खत्म हो जाएगी, तो कोई कह रहा है कि आम आदमी पार्टी से उन्होंने 2/3 सदस्य को तोड़ करके बीजेपी में ले जाने में सफल हुए हैं, जिससे उनके सत्ता पर कोई खतरा नहीं है। इन्हीं खबरों को देखते हुए आज हम दल बदल कानून पर विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि दल बदल कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले यह किस राज्य में आया, दल बदल का मामला और क्या नाम दिया गया। भारत के साथ साथ हम भारत के बाहर जैसे कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत से सटे हुए कुछ एशिया के अन्य देशों की भी बात करेंगे और विस्तार से समझेंगे इसके तहत कौन कौन सी समितियां भी बनी, उसको भी देखेंगे और कोशिश करेंगे कि दल बदल से संबंधित आपके सारे कन्फ्यूजन इस एक वीडियो में दूर हो जाएं। तो चलिए हम दल बदल को कहानी के रूप में समझते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है साल 1960 के दशक में। उस समय भारतीय राजनीति में एक अजीब खेल चल रहा था। विधायक और सांसद अपनी निष्ठा ऐसे बदलते थे जैसे कपड़े। सबसे मशहूर किस्सा है हरियाणा के विधायक गया लाल का। उन्होंने 1967 में एक ही पखवाड़े मतलब 15 दिन में 3 बार पार्टी बदली। उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता और कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू हुई। पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और संयुक्त मोर्चा में शामिल हो गए। कुछ ही घंटों बाद वे फिर से कांग्रेस में लौट आए और हद तो तब हो गई जब 9 घंटे के भीतर वे फिर से संयुक्त मोर्चा में चले गए। जब वे दूसरी बार कांग्रेस में लौटे थे तो नेता राव बीरेंद्र सिंह उन्हें चंडीगढ़ में प्रेस के सामने लाए और मुस्कुराते हुए कहा, गया राम अब आया राम है। बस यहीं से भारतीय राजनीति को वह मशहूर मुहावरा मिला, आया राम गया राम। उस दौर में स्थिति यह थी कि 1967 से 1971 के बीच लगभग 50% निर्वाचित सदस्यों ने अपनी पार्टियां बदल डाली थी, जिससे सरकारें अस्थिर हो रही थी और लोकतंत्र का मजाक बन रहा था। मुख्यमंत्री बीरेंद्र पाटिल ने तो इसे गोल्ड रश तक कह दिया था। गयालाल के इस व्यवहार ने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने 1967 में यशवंतराव बलवंतराव चौहान की अध्यक्षता में सबसे पहली उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसकी सिफारिश के बाद इस समस्या को जड़ से खत्म करने का बीड़ा राजीव गांधी ने उठाया और 1984 में भारी बहुमत से जीतने के बाद राजीव गांधी ने 30 से 31 जनवरी 1985 संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मत से 52वां संविधान संशोधन पारित किया। 15 फरवरी 1985 राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। खास बात यह है कि इस कानून के जरिए पहली बार भारतीय संविधान में आधिकारिक रूप से राजनीतिक दल शब्द को मान्यता मिली, पॉलिटिकल पार्टी। अब आइए समझते हैं कि राजीव गांधी सरकार ने 1985 में जो 10वीं अनुसूची बनाई उसके पीछे का असली प्लान क्या था और इसकी किताबी धाराएं असल में क्या कहती हैं। जब यह कानून मेज पर रखा गया तो इसके पीछे 3 बड़े सपने थे। नंबर 1, भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार। तत्कालीन सतर्कता आयुक्त यूसी अग्रवाल का मानना था कि अगर राजनीति की ऊपरी मंजिल यानी संसद साफ होगी तभी नीचे का सिस्टम भ्रष्टाचार मुक्त होगा। नंबर 2, सरकार की स्थिरता। ऐसा न हो कि कोई एक सांसद अपनी पार्टी बदल ले और पूरी सरकार गिर जाए। लोकतंत्र को मजबूत नींव देने के लिए यह जरूरी था। नंबर 3, जनता के भरोसे का सम्मान।
अगर आपने किसी खास पार्टी के नाम पर वोट जीता है तो आपको उस पार्टी के प्रति वफादार रहना होगा। अगर हम संविधान की डायरी में 10वीं अनुसूची को देखें तो इस कानून को 8 मुख्य अनुच्छेदों में बांटा गया है जो किसी फिल्म के नियमों की तरह काम करते हैं। अयोग्यता का रेड कार्ड अनुच्छेद 2 में यह इस कानून का सबसे पावरफुल हिस्सा है जो बताता है कि कोई सदस्य अपनी कुर्सी कब खो देगा, जब वह अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ दे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि जरूरी नहीं कि कोई इस्तीफा ही दे। अगर कोई नेता सार्वजनिक मंच पर अपनी पार्टी का विरोध करता है या विपक्ष की रैलियों में शामिल होता है तो भी उसे दल बदलू माना जा सकता है। नंबर 2, जब वह सदन में अपनी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ वोट करे या वोटिंग से अनुपस्थित रहे। नंबर 3, निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। नंबर 4, अगर कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के 6 महीने बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए। अनुच्छेद 4 महाविलय की छूट, जिसमें कहा अकेले भागना दल बदल है, लेकिन अगर पार्टी के सदस्य एक साथ किसी दूसरी पार्टी में मिलते हैं तो उसे विलय माना जाता है। इस स्थिति में उनकी सदस्यता नहीं जाती। अपवाद शुरुआत में तब नियम था कि अगर 1/3 सदस्य एक पार्टी छोड़ते हैं तो उसे विभाजन माना जाएगा और उस पर कार्रवाई नहीं होगी। अनुच्छेद 6 अंतिम फैसला, इस पर अंतिम फैसला कौन करेगा, इस पर भी काफ़ी बहस हुई, जो बताता है कि दल बदल हुआ है या नहीं। इसका फैसला उस सदन का अध्यक्ष करता है, जिसमें अदालत का ट्विस्ट यह था कि पहले कोर्ट इसमें दखल नहीं देता था, लेकिन 1992 के मशहूर क्योतो होलोहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अध्यक्ष का फैसला अंतिम तो है लेकिन भगवान का नहीं। यानी बात साफ थी, अदालत उस फैसले की जांच कर सकती है। अनुच्छेद 5 खास लोगों को राहत, जिसमें इस कानून द्वारा सदन के स्पीकर या चेयरमैन को थोड़ी छूट दी गई है। अगर वे निष्पक्ष रहने के लिए अपनी पार्टी से इस्तीफा देते हैं और पद छोड़ने के बाद वापस पार्टी में आते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि लक्ष्मण रेखा यानी दल बदल विरोधी कानून हर जगह लागू नहीं होती। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे राष्ट्रपति चुनाव और राज्यसभा के चुनाव में जहां सांसद और विधायक पूरी तरह आज़ाद है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी पार्टी आदेश जारी नहीं कर सकती। राज्यसभा के चुनाव में संसद और विधायक वोट देने के लिए किसी को इस कानून के तहत दंडित नहीं किया जा सकता। यहाँ उसकी अंतरात्मा की आवाज़ को कानून से ऊपर रखा गया, जो इसके अपवाद हैं। दल बदल कानून लागू तो हो गया, पर दल बदलू लोग कहाँ मानने वाले। उन्होंने इस लक्ष्मण रेखा के बीच से निकलने के रास्ते खोज लिए, जो इस कानून की खामी बनी, जो यह कहता था कि अकेले भागना पाप है पर झुंड में भागना पुण्य है। मतलब कि इस कानून ने विभाजन को मंजूरी दी थी, जिसका फायदा उठाकर 1990 में चंद्रशेखर और 61 सांसदों ने एक साथ पाला बदला और उस पर कोई आंच नहीं आई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह कानून छोटे दल बदलुओं को तो पकड़ लेता है, लेकिन जो थोक के भाव दल बदल करने वाले लोग हैं उनको यह संरक्षण देता है। तो साथ ही यह स्पीकर की भूमिका पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि सदन के अध्यक्ष को निर्णायक बनाया गया है, लेकिन अक्सर उन पर पक्षपात के आरोप लगे, क्योंकि स्पीकर भी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है, इसीलिए उनके फैसलों को निष्पक्ष नहीं माना गया।
इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अध्यक्ष को दल बदल पर फैसला लेने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। वह 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने जो भी समय ले। कभी कभी अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव आने तक फैसला टाल देते हैं। कभी कभी टुकड़ों में होने वाले दल बदल को तब तक लटकाया जाता है जब तक कि कुल संख्या पूरी ना हो जाए। और विशेषज्ञों ने भी महसूस किया कि अध्यक्ष का फैसला पत्थर की लकीर नहीं होना चाहिए। यहीं से मांग उठी कि विधायकों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि इन मामले के लिए एक अलग न्यायिक न्यायाधिकरण होना चाहिए। और साल 1991 के एक वाकये ने विपक्षी सांसदों को राष्ट्रपति के पास तक जाना पड़ा ताकि दल बदल करने वाले मंत्रियों को हटाया जा सके। इसी बीच दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में बनाई गई, जिसने सिफारिश की कि दल बदल के मामलों का फैसला निर्वाचन आयोग को करना चाहिए, न कि सदन के स्पीकर को, जिसकी आंशिक सिफारिश 2003 में माने गए। अब साल 2003, कहानी का सबसे सुपर क्लाइमेक्स। दल बदल और मंत्री पद के लालच का खेल इतना बढ़ गया कि सरकार को फिर से हथियार उठाने पड़े। साल 2003 में 91वें संविधान संशोधन को और कड़ा किया गया। हलीम समिति और दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों के आधार पर, जिसमें सदस्यों की संख्या पहले 1/3 वाली विभाजन की छूट को जड़ से खत्म कर दिया गया। अब केवल 2/3 सदस्यों के विलय को ही वैध माना जाता है। और अगर कोई दल बदल के आधार पर अयोग्य होता है तो वह पूरे कार्यकाल के लिए मंत्री या किसी भी लाभ के पद पर नहीं बैठ पाएगा। न सदस्यता रहेगी, न मंत्री पद मिलेगा। जो कुर्सी का लालच को खत्म करने के लिए किया गया और जहां पहले सबको मंत्री बना दिया जाता था, इस कानून ने तय कर दिया कि मंत्रियों की संख्या सदन के कुल सदस्यों के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। कहानी का वैश्विक विस्तार। सरहद पार दल बदल के रंग हमारे इस वैश्विक कहानी का यह आखिरी पन्ना हमें समय और भूगोल की एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां हम यह समझेंगे कि दल बदल के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों का जन्म कैसे हुआ, कहां हुआ। कनाडा और ब्रिटेन, जहां यदि कोई नेता उस पार्टी को छोड़ देता है जिससे वह चुनकर आया था तो उसे फ्लोर क्रॉसर कहा जाता है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की वास्तुकला से निकला है। वहाँ जब कोई सांसद पार्टी छोड़ता है तो उसे सचमुच सदन का फर्श चलकर दूसरी तरफ बैठना पड़ता है। इस फर्श को सबसे पहले पार करने वाले व्यक्ति थे विंस्टन चर्चिल ने 2 बार फर्श को पार किया था। ऑस्ट्रेलिया, आदेश के खिलाफ बगावत करना। यहाँ कहानी थोड़ा अनोखी है। यहाँ अगर कोई सांसद पार्टी नहीं छोड़ता लेकिन सदन में पार्टी के आदेश के खिलाफ जाकर वोट डाल देता है तो उसे दल बदलू माना जाता है। ऑस्ट्रेलियाई सीनेट में वोटिंग का तरीका बड़ा फिल्मी तरीके का है। पक्ष में वोट देने वाले अध्यक्ष के दाईं ओर बैठते हैं और विरोध वाले बाईं ओर। अगर कोई अपनी पार्टी की बेंच छोड़कर दूसरी तरफ जाकर बैठ जाए तो समझो उसने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अगर कोई सांसद पार्टी लाइन से हटकर चलता है तो उसे मंत्री पद से हाथ धोना पड़ सकता है। उसे पार्टी के काकस को मतलब है समूह से बाहर निकाला जा सकता है। मीडिया और जनता के बीच उसकी साख पर सवाल खड़े होते हैं। अब कहानी का सबसे कड़ा हिस्सा उन देशों में है जहां दल बदल का मतलब सीधा घर वापसी, सदन से बाहर। भैया आप घर जाइए, यहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है।
भारत इस मामले में अकेला नहीं है, उसके साथ कई और साथी भी हैं। उन्होंने दल बदल के खिलाफ अपनी ढाल मजबूत की है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश, मलेशिया और इंडोनेशिया, एक द्वीपीय राष्ट्र मालदीव। इन देशों में कानून इतना सख्त है कि पाला बदलते ही आपकी संसद की सदस्यता शून्य हो जाती है। यह नियम इसलिए बनाए गए ताकि जनता के वोट का सौदा ना हो सके। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में इस प्रक्रिया को एक और दिलचस्प नाम दिया गया, क्रॉसिंग द कारपेट, कालीन पार करना। मतलब वही, अपने निष्ठा की कालीन छोड़कर विरोधी की कालीन पर कदम रखना। ब्रिटिश संसद की आमने सामने वाली बेंचों से शुरू होकर नाइजीरिया की कालीनों से गुजरते हुए और ऑस्ट्रेलिया की वोटिंग पड़ताल तक, यह कहानी हमें एक ही सच्चाई बताती है। लोकतंत्र में सत्ता का लालच और निष्ठा का बदलना एक पुरानी बीमारी है। हर देश ने अपने हिसाब से इसे नाम दिया और अपने हिसाब से कानून बनाए ताकि जनता का भरोसा उन बेंचों या कालीनों के बीच कहीं खो ना जाए। अब हम इस कहानी के निष्कर्ष को समझते हैं। एक अधूरा सफ़र। यह कहानी 1967 के गयालाल से शुरू हुई, 1985 के राजीव गांधी के सुधारों से गुजरी और 2003 के सख्त नियमों तक पहुंची। दल बदल विरोधी कानून ने लोकतंत्र को आयाराम गयाराम की अस्थिरता से तो बचा लिया, लेकिन आज भी यह पार्टी अनुशासन और निजी अभिव्यक्ति के बीच के संघर्ष से जूझ रहा है। आज भी जब हम खबरों में देखते हैं कि किसी राज्य के विधायक अचानक दूसरे राज्य के होटलों में पहुंच गए हैं, तो हमें समझ आता है कि कानून चाहे कितना भी महान हो, उसे समय समय पर सुधारों की बूस्टर डोज की ज़रूरत है। लोकतंत्र केवल कानूनों से नहीं बल्कि उस नैतिकता से चलता है जिसके लिए 10वीं अनुसूची बनाई गई थी। यह कहानी अभी जारी है क्योंकि भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो हर चुनौती के साथ खुद को बदलता और मजबूत करता रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त होती है और अगर वीडियो में कोई कमी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम वीडियो में आगे सुधार कर सकें। और हम मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।